नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध के बारे में जानते हैं? एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध 27 अगस्त 1896 को यूनाइटेड किंगडम और ज़ांज़ीबार सल्तनत के बीच लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था। संघर्ष 38 से 45 मिनट के बीच चला, जो इसे इतिहास में सबसे छोटा युद्ध दर्ज करता है। युद्ध का तात्कालिक कारण 25 अगस्त 1896 को ब्रिटिश समर्थक सुल्तान हमद बिन थुवैनी की मृत्यु और बाद में सुल्तान खालिद बिन बरगाश का उत्तराधिकार था। ब्रिटिश अधिकारियों ने हमूद बिन मोहम्मद को प्राथमिकता दी, जो सुल्तान के रूप में ब्रिटिश हितों के अधिक अनुकूल थे। 14 जून 1890 के समझौते में ज़ांज़ीबार पर एक ब्रिटिश संरक्षक स्थापित करने के लिए सल्तनत में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार को ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, और खालिद ने इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। अंग्रेजों ने इसे कैसस बेली माना और खालिद को एक अल्टीमेटम भेजकर मांग की कि वह अपनी सेना को खड़े होकर महल छोड़ने का आदेश दे। जवाब में खालिद ने अपने महल के गार्ड को बुलाया और खुद को महल के अंदर बंद कर लिया। अल्टीमेटम 27 अगस्त को 9 पूर्वी अफ्रीका समय पर समाप्त हो गया। उस समय तक अंग्रेज ने 3 क्रूजर, 2 गन बोट, 150 मरीन और नाविक और 900 ज़ांज़ीबारियों को बंदरगाह क्षेत्र में इकट्ठा कर लिया था। रॉयल नेवी की टुकड़ी रियल एडमिरल हैरी रासन की कमान में थी और प्रो एंग्लो ज़ांज़ीबारियों की कमान ज़ांज़ीबार सेना के ब्रिगेडियर जनरल लायल मैथ्यूज थे। लगभग 2800 ज़ांज़ीबारियों ने महल की रक्षा की। अधिकांश को नागरिक आबादी से भर्ती किया गया था, लेकिन उनमें सुल्तान के महल के गार्ड और उसके कई सौ नौकर और दास भी शामिल थे। रक्षकों के पास तोपखानों के कई टुकड़े और मशीन गनें थी, जिन्हें ब्रिटिश जहाज़ों पर देखे गए महल के सामने स्थापित किया गया था। एक बमबारी 9:02 पर खोली गई। महल में आग लग गई और बचाव करने वाले तोपखाने को निष्क्रिय कर दिया गया। एक छोटी नौसैनिक कार्रवाई हुई, जिसमें अंग्रेजों ने ज़ांज़ीबारी शाही नौका HHS ग्लासगो और 2 छोटे जहाज़ों को डुबो दिया। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, ब्रिटिश समर्थक ज़ांज़ीबार सैनिक पर कुछ गोलियां भी निष्प्रभावी रूप से चलाई गई। महल के झंडे को गिरा दिया गया और 9:46 पर आग बंद हो गई। सुल्तान की सेना लगभग 500 हताहत हुई, जबकि केवल एक ब्रिटिश नाविक घायल हुआ। जर्मन पूर्वी अफ्रीका भागने से पहले सुल्तान खालिद को जर्मन वाणिज्य दूतावास में शरण मिली। अंग्रेजों ने जल्द ही सुल्तान हमूद को कठपुतली सरकार के मुखिया के रूप में सत्ता में बैठा दिया। युद्ध ने ज़ांज़ीबार सल्तनत के अंत को एक संप्रभु राज्य के रूप में चिन्हित किया और भारी ब्रिटिश प्रभाव की अवधि की शुरुआत की। दूसरा, दोस्तों क्या आप 1970 के दशक के एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं? क्या आपने उसे देखा है? तो आइए देखते हैं कि 1970 के दशक के हेलीकॉप्टर किस तरह दिखते थे। इस हेलीकॉप्टर को डांसिंग हेलीकॉप्टर कहा जाता था। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यह 1970 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बड़ी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली। ऐसे में देश की और सीमा की सुरक्षा के लिए देश में सेना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। उस समय हमारे पास सैन्य ताकत बहुत कम थी, मगर सरकार सेना को मजबूत करने के पक्ष में थी। वर्तमान में देखा जाए तो हम एक सैन्य शक्तिशाली देश हैं। सोशल मीडिया पर सैन्य से जुड़ी कई चीज़ें वायरल होती है। आज यह एक तस्वीर ऐसी वायरल हो गई है जो देखने में अजीबोगरीब लगता है। यह हेलीकॉप्टर का शेप आप सबको चौंका देता है। यह हाथी की तरह दिखता है। चौंक गए ना? तो दोस्तों 1970 के दशक के हेलीकॉप्टर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तीसरा, दोस्तों क्या आपने लालू चेजिया के बारे में सुना है? ठीक है, उसके बारे में बाद में जानते हैं। क्या आपने किसी को
खुलकर, दिल से खोलकर गालियाँ दी है? अजीब सवाल है ना दोस्तों। पर गाली देने के बाद आपको जो सुकून मिलता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नहीं ना। एक्चुअली उसे ही लालोचेजिया कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लालोचेजिया भावनात्मक राहत है जो एक व्यक्ति को कोसने के बाद या गाली देने के बाद महसूस होता है। कभी कभी इस तरह की राहत प्रदान करने के लिए अपवित्रता के उपयोग को संदर्भित करने के लिए लालोचेजिया का उपयोग भी किया जाता है। लालोचेंज वाला एक आम शब्द है जो इस एक को एक नाम है। मनोवैज्ञानिक से संबंधित पता चला है कि किसी भी प्रकार के अपशब्द, कोसने या गाली देने से ये लालोचेजिया आपके इसमें उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को गाली दें और आपको अच्छी तरह से सुकून मिले तो उसे समझ लेना कि आपको लालोचेजिया मिल चुका है, यानी कि सुकून मिला है। चौथा, दोस्तों, आज तक हम जानते थे कि प्लास्टिक कभी विघटक नहीं है, किंतु वैज्ञानिकों ने एक मशरूम की खोज की है जो प्लास्टिक को खाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि जॉर्ज कार्लिन अपनी मृत्यु के 10 साल से भी अधिक समय बाद फिर से सही है। अपने प्रसिद्ध सेविंग द प्लैनेट स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में वह प्लास्टिक पर अपने अभी तक प्रफुल्लित करने वाले परिप्रेक्ष्य के साथ राजनीतिक पर्यावरणविदों में से बताते हैं। पृथ्वी प्लास्टिक के प्रति हमारे पूर्वग्रह को साझा नहीं करती है। धरती से प्लास्टिक निकला, पृथ्वी शायद प्लास्टिक को अपने बच्चों में से एक के रूप में देखती है। यह एकमात्र कारण हो सकता है कि पृथ्वी ने हमें सबसे पहले इससे पैदा होने दिया या अपने लिए प्लास्टिक चाहता था। येल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 2012 की खोज तक यह बेतुका लग सकता है, जिन्होंने पाया कि अमेज़न वर्षावन से मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति अकेले प्लास्टिक पर निर्वाह करने में सक्षम है। अधिक सटीक रूप से पेस्टलोटोप्सिस माइक्रोस्पोरा प्लास्टिक उत्पादों में प्रमुख घटक पॉलीयूरेथेन का उपभोग करता है और इसे कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा पेस्टलोटिओप्सिस माइक्रोस्पोरा ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, जो खाने के लिए भारी क्षमता का सुझाव देता है और इस प्रकार लैंडफिल की सफाई करता है। हालांकि भले ही तैयार उत्पाद में कोई प्लास्टिक नहीं बचा हो और उंगर के अनुसार वे अनीस या मद्यपान की गंध के साथ मीठा स्वाद लेते हैं, आम जनता को इन मशरूम को खाने के लिए राजी करना एक कठिन कार्य है। ऐसा करने की सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। यदि सुरक्षित पाया जाता है तो यह प्रक्रिया एक और समस्या विश्व भूख को हल करने की क्षमता रखती है। दुनिया भर में हर रात भूखे रहने वाले 100 मिलियन लोगों के साथ एक खाद्य स्रोत है जो कचरे को खजाने में परिवर्तित करके बढ़ता है। इसकी कीमत सोने में इसके वजन से अधिक हो सकती है। लंदन के केव गार्डन के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में लाभों की सूची जारी है। उनका पहला स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फंगी 2018 इस बात की पुष्टि करता है कि मशरूम न केवल प्लास्टिक को तोड़ने में मदद कर सकते हैं, उनके तैयार उत्पादों का उपयोग फर्नीचर और निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त लाभों में मशरूम की मिट्टी से प्रदूषकों को हटाने और कचरे को जैव ईंधन में बदलने की क्षमता शामिल है। मशरूम की इन अद्भुत क्षमताओं ने वैज्ञानिकों के साथ साथ वास्तुकला में नेताओं को भविष्य को एक आशावादी नजर से देखने का तरीका दिया है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप माइसेना क्लोरोफोर्स के बारे में जानते हैं? माइसेना क्लोरोफोर्स एक बायोलुमिनेसेंट मशरूम है, यानी कि फंग छत्राक है, जो जंगलों में गिरे हुए लकड़ी के मलबे जैसे मृत टहनियों, शाखाएं और लट्ठों पर फल लगते हैं। कवक को प्रयोगशाला स्थितियों में बढ़ने और फलने के लिए बनाया जा सकता है और बायोलुमिनेसेंस को प्रभावित करने वाले विकास स्थितियों की जांच कर रही है। प्रजातियों को पहली बार वैज्ञानिक रूप से माइल्स बर्कले और मूसा एशले कर्टिस द्वारा 1860 में एगारिकस क्लोरोफोर्स के रूप में वर्णित किया गया था। मूल नमूने बोनिन द्वीप समूह से अमेरिकी वनस्पति शास्त्र
चार्ल्स राइट द्वारा अक्टूबर 1854 में 1853 से 56 के उत्तरी प्रशांत अन्वेषण और सर्वेक्षण अभियान के हिस्से के रूप में एकत्रित किए गए थे। पियर एंड्रिया सेकार्डो ने 1887 के प्रकाशन में प्रजातियों को जीनस माइसेना में स्थानांतरित कर दिया। जापान में मशरूम को याकोह टेक या नाइट लाइट मशरूम के रूप में जाना जाता है। बोनिन द्वीप में इसे ग्रीन पेपे कहा जाता है। टोपी शुरू में समतल होने से पहले उत्तल होते हैं और व्यास में 30 मिलीमीटर तक मापती है। टोपी में रेडियल खांचे होते हैं जो लगभग केंद्र तक फैले होते हैं और कभी कभी मार्जिन में दरारें विकसित होती है जिसमें छोटे गोल दांत होते हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है जो विस्तार के बाद फीका पड़ जाता है और यह कुछ चिपचिपा जैसा होता है। सफ़ेद तना 6 से 30 मिलीमीटर लंबा होता है, खोखला और पारभासी होता है। इसकी सतह पर छोटे बाल होते हैं। तने का आधार डिस्क के आकार का या कुछ बल्बनुमा होता है जिसकी चौड़ाई 1 से 2.5 मिलीमीटर होती है। पतली गल फड़े तने से लगाव से मुक्त होते हैं या तने को घेरे हुए एक छोटे से कॉलर से जुड़े होते हैं। शुरू में सफ़ेद और मीठे फिर भूरे रंग के हो जाते हैं। यह गलफड़े सूक्ष्म किनारों के साथ 0.3 से 1 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। मांस बहुत पतला होता है और इसे अमोनिया की तेज गंध आती है। बीजाणु सफ़ेद चिकने मोटे तौर पर अंडाकार होते हैं और इनका आयाम 7 से 8.5 गुना 5 से 6 माइक्रोन होता है। बेसिडिया 17 से 23 गुना सूक्ष्म मापी होती है। ऑस्टरीमाटा के साथ 4 बीजाणु लगभग 3 सूक्ष्म मापी लंबे होते हैं। पैराफिस 5 से 8 माइक्रोन चौड़े, बेसिडिया से छोटे, अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं और कुछ हद तक जिलेटिनस परत बनाते हैं। माइसिना क्लोरोफोर्स के फल शरीर जंगलों में पाए जाते हैं जहाँ वे गिरी हुई टहनियों, शाखा और छाल जैसे लकड़ी के मलबे पर समूह में उगते हैं। जापानी हचीजो और बोनिन द्वीप समूह में मशरूम मुख्य रूप से ताड़ के फिनिक्स रोए बेलेनी के सड़ने वाले पेटियोल्स पर पाए जाते हैं। कवक को मशरूम बनाने के लिए नमी की एक उचित सीमा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हचीजो द्वीप पर केवल जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर में बरसात के मौसम में फलने लगते हैं जब सापेक्ष आर्द्रता लगभग प्रतिशत होती है। आमतौर पर बारिश गिरने के 1 दिन बाद प्रायोगिक अध्ययन से पता चला कि मशरूम प्रोमोडियार्जो बहुत अधिक गीले होते हैं, वे विकृत हो जाते हैं, जबकि बहुत सुस्त स्थितियाँ टोपियों को ताने और तोड़ने का कारण बनती है क्योंकि उन्हें ढकने वाली नाजुक जिलेटिनस झिल्ली टूट जाती है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।